सहारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आज भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर उत्तराखंड समेत पूरे देश में बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। इस बार स्थापना दिवस की थीम सामाजिक न्याय पखवाड़ा रखी गई है। देहरादून पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी का ध्वजारोहण हो रहा है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। स्थापना दिवस पर दिल्ली से पीएम मोदी वर्चुअली सभी को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी का आज 43वां स्थापना दिवस है और उत्तराखंड में भी ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बीजेपी का स्थापना दिवस और देश भर में स्थापना दिवस पर अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम हैं। सामाजिक न्याय पखवाड़ा आज इसकी थीम रहेगी और उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रमों का आज आयोजन है। कार्यकर्ता घरों में झंडे फहरा रहे हैं और पीएम मोदी भी आज सभी को संबोधित करेंगे। और बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देहरादून से। ज्योत्सना, अब देश भर में आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, उत्तराखंड में क्या कुछ मुख्य कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, देश की तरह पूरे प्रदेश में भी बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए खूब अच्छी रूपरेखा तैयार की है। जब आप और हम बात कर रहे हैं, आपसे बस कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय सहित जितने भी जिला कार्यालय हैं सभी जगह बीजेपी का झंडारोहण होगा। और अगर मैं देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कार्यालय में खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कई विधायक, मंत्री इसमें मौजूद रह सकते हैं। और झंडारोहण के बाद जो मुख्य कार्यक्रम है इस बार बेहद खास है, वो है प्रधानमंत्री का उद्बोधन। दिल्ली में प्रधानमंत्री सभी को संबोधित करेंगे और वो सभी प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय, ब्लॉक लेवल के कार्यालय और बूथ कार्यालय तक, यानी बूथ स्तर तक सुना जाएगा उस उद्बोधन को। ये सबसे खास है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इस वर्ष बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस समारोह को पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसको एक थीम दी है, सामाजिक न्याय। इसमें अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे और खास तौर पर समाज के उस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की एक कवायद होगी जिसे समाज में उपेक्षित माना जाता है, और जिससे कह सकते हैं कि जो एक दूरी उससे बनाकर रहती है, उस दूरी को कम करने की इसमें कोशिश होगी। और अलग अलग कार्यक्रम इस दौरान होंगे। 14 जनवरी तक माफ कीजिए, 14 अप्रैल तक लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। और बीजेपी के लिए बहुत खास है भी पूजा, आप जानते हैं कि एक पार्टी जो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट थी, 2 सांसदों से आज वो दूसरी बार केंद्र की सत्ता में है। देश के अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार है या उसके सहयोगी दलों की सरकार है। और उत्तराखंड तो बेहद खास है, या उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार रिपीट की हो और यहाँ पर बीजेपी ने दूसरी बार सत्ता पाई है। तो ये अपने आप में सेलिब्रेशन का मौका भी है। और आप इसे दूसरे लहजे में कहें पूजा, तो ये 2024 की तैयारियों का आगाज भी है। बिल्कुल, तो देखिए कह सकते हैं कि जिस तरह से आज पूरे देश भर में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रम है। पीएम मोदी भी आज सभी को संबोधित करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, दूसरा आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करने के बाद सीएम धामी देहरादून लौट आए हैं। देहरादून में मीडिया से बातचीत करने के बाद सीएम धामी ने यह कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड के विकास में सहयोग मांगा है। साथ ही साथ कई योजनाओं में सहयोग के लिए केंद्र का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उन्होंने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्हें पीएम मोदी का मार्गदर्शन भी प्राप्त बननी है उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 उत्तरकाशी जिला अस्पताल में कार्डियक यूनिट का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लोकार्पण किया है। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हार्ट की बीमारी से संबंधित मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में 50 बेड का हृदय
रोग वार्ड भी जल्द बनाया जाएगा। और धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और यात्रा को सही और सुचारू ढंग से चलाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में इस बार बहुत आमूलचूल काम हो रहे हैं और उत्तरकाशी जिले में भी हम इस साल लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे चाहे डॉक्टरों के आवास की सुविधा हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय बनाने हो, चाहे हॉस्पिटलों का उच्चीकरण करना हो, हम कोई कसर जो है उत्तरकाशी जिले में नहीं रखेंगे। जो जो डिमांड हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने दी हैं, उनको हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे सीएमओ कार्यालय का हमने उद्घाटन किया है। यहाँ पे 3 और चीज़ों का आज हमने लोकार्पण कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उत्तरकाशी जिले को हम 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक दे रहे हैं। इसका भी 25 करोड़ रुपये बहुत जल्दी हम मुक्त कर देंगे। आज मैं ज़मीन भी देख के आ गया हूँ। और डॉक्टरों के लिए आवास की सुविधा भी यहाँ पे दी जाएगी ताकि डॉक्टरों को कोई दिक्कत ना आए। और अभी हम लोग 350 डॉक्टरों की नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, लगभग 2800 नर्सों की नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, 824 हमने अभी तक एएनएमओ की नियुक्तियाँ कर दी हैं, जो एएनएम हमने भेजे हैं। उसमें से भी लगभग 40 एएनएम जो है उत्तरकाशी जिले में तैनात हो चुके हैं। उत्तराखंड में जेईई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। भर्ती परीक्षा में नकल की पुष्टि के बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया है और अब अगस्त में नए सिरे से भर्ती परीक्षा को कराया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने लगातार भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसवानी का कहना है कि कब तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। आखिर युवाओं के भविष्य के साथ सरकार क्यों खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि धामी सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है। देखिए, सहायक अभियंता की जो परीक्षा है वो निरस्त हो गई और सुनने में आया है कि 3 और परीक्षाओं पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार में भर्तियों की सिर्फ बातें हुआ करती थी, अखबारों को सुशोभित वो भर्तियां करती थी, लेकिन धरातल पर कोई भर्ती नहीं उतरी। पीसीएस के लिए हंगामा हुआ, वन दरोगा भर्ती के लिए हंगामा हुआ, लेकिन हमने देखा कि नतीजा सिफर रहा। धामी सरकार में भर्तियां हो रही हैं, भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार इतना व्यापक है, घालमेल और गड़बड़ झाला इतना व्यापक है, उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की संलिप्तता इतनी व्यापक है कि पूरे देश में उत्तराखंड की किरकिरी हो रही है कि 2-2 आयोग होते हुए भी हम एक परीक्षा पारदर्शी तंत्र के तहत नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में अब सुनने में आया है कि वन आरक्षी परीक्षा जो है 9 अप्रैल को है। मैं तो धामी सरकार से कहूंगी कि क्यों समय और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, क्यों बेरोजगार युवाओं का जो बहुत ही बेशकीमती समय है उसको आप इस तरह से वेस्ट जाने दे रहे हैं, क्योंकि ये भी भर्ती परीक्षाएं निरस्त होंगी अनंतोगतवा। और ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा भी रद्द हो गई है और उसके बाद विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है कि धामी सरकार जो है वो युवाओं के फ्यूचर के साथ चल रही है। देखिए पूजा, उत्तराखंड में बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। आप जानती हैं कि यूके SSSC का पहले एक पेपर का मामला आया था, धीरे धीरे कई जो भर्ती परीक्षाएं थी वो दायरे में आ गई। अब आप ये देखिए कि हम 2023 में हैं और 2016 तक की भर्ती परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आई है। तो आप समझ सकती हैं कि पिछले 8 से 9 सालों में क्या क्या यहाँ पर हुआ है। आप जानती हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग को एक पारदर्शी संस्था माना जाता है, रिक्रूटमेंट के मामले में बहुत ज्यादा यकीन है, लेकिन उत्तराखंड में ठीक इसका उलट हो रहा है। वहां भी 3 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं नकल माफिया के गिरफ्त में रही हैं और वो अब प्रूव हो चुका है और उसके बाद मजबूरन लोक सेवा आयोग को वो भर्ती परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी हैं। जो वर्तमान एई की भर्ती परीक्षा थी, आप सोचिए 2021 में 170 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली थी, उसके बाद 2022 में परीक्षा हुई, 2022 में ही नतीजे भी आ गए और अब 2023 में पता चलता है कि इस भर्ती परीक्षा में भी नकल माफिया हावी था। 9 जो नकलची थे वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं,
2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है जो अभ्यर्थी थे। तो ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है, भले ही सरकार साफ कह रही हो कि गंदगी कहीं भी है वो जड़ से मिटाना चाहती है, एक बार जरूर कष्ट होगा, लेकिन आने वाले समय में युवा छला नहीं जाएगा। जो नकल माफिया है, जो रैकेट है, उसको कहीं ना कहीं डर होगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि युवा की समझ में नहीं आ रहा है, जो नौकरी भी कर रहा है पूजा, कि उसकी जो भर्ती परीक्षा थी वो नीट एंड क्लीन हुई या नहीं हुई, क्योंकि कब उसकी भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए वो बहुत गफलत में जी रहा है। और आने वाली अगर वो भर्ती परीक्षाएं दे रहा है तो उसमें भी उसको दुविधा है कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद कब पता चले कि इसमें भी नकल हुई थी। तो ये एक दुविधा वाली स्थिति जरूर युवा के सामने है। हालांकि राज्य में नकल कानून लागू हो चुका है, उसके बाद 3 भर्ती परीक्षाएं हो गई हैं, सख्त नकल कानून है, और आप समझ सकते हैं कि भले ही सरकार की मंशा ठीक हो, लेकिन विपक्ष को मौका मिल रहा है बार बार इस तरफ सरकार को घेरने के लिए कि सरकार आखिर कर क्या रही है। जिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट आते हैं वो नकल के दायरे में आ जाती है। तो यही वजह है कि एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार की घेरेबंदी की है, और कांग्रेस तो लगातार इस बात को कह रही है कि चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का मामला है या वो यूके पीसीएस का मामला है, दोनों जो कमीशन है, जो आयोग है, जो भर्तियां करवाते हैं, इन दोनों की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और तभी पता चल पाएगा कि आखिर संरक्षण कब, कहां, किसके लेवल पर मिला हुआ है। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा जो कि रद्द हो गई है आयोग की ओर से, और फिलहाल कहा जा रहा है कि अगस्त में इसे फिर से कराया जाएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया करेंगे ज्योत्सना आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए, और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना? यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हराने में जुट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संवाद है तो समाधान। अपना दल के लिए कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए। गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया। राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है, न्यासी हो चाहे ग्रास्त हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। उत्तम प्रदेश बनने का वो पूरा हुआ। हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जो काशी को सवारे, मोदी जी सबके प्यारे। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। मैं बेबाक हूँ, जो कहना है छाती ठोक कर कहता हूँ। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। जो शीर्ष पदों पे इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, उन पे कार्रवाई हो। इस पर कुछ अंकुश लगाने की जरूरत है। आपने जो सुझाव दिया है बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी से विस्तृत बात हुई। सब लोगों ने एक विचार बना कि प्राकृतिक खेती से ही कल्याण भारत का होगा। अटल जी ने मुझसे कहा था कि काजल की कोठरी है, जाना आसान है, साबित निकलना मुश्किल है। देखिए हमारे साथ संवाद, सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी में उत्तराखंड गुरिल्ला संगठन ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। तहसीलदार धनीराम डंगवाल के जरिए गुरिल्ला संगठन ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। मणिपुर की तर्ज पर गुरिल्लाओं को नौकरी देने के साथ ही उम्र दराज गुरिल्लाओं को पेंशन जारी करने और आश्रितों को उनके हक दिए जाने की मांग की गई है। गुरिल्ला संगठन का ये कहना है कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार गुरिल्लाओं की मांग पर गौर नहीं कर रही है। गुरिल्ला संगठन का ये भी कहना है कि यदि समय रहते उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे।
हम लोग पिछले 16-17 साल से नौकरी और पेंशन की मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी बड़कोट में ये सभा हुई है और रैली हुई है। इसमें हमारी ये मांग है जो केंद्र सरकार ने 9 मई 2011 को एसएसबी मुख्यालय द्वारा गुरिल्लों के संबंध में सिफारिशें भेजी थी, वो केंद्र सरकार ने अभी तक उनको पूरा नहीं किया है और उस पर कार्रवाई की मांग के लिए हमने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है। और हम ये भी सरकार से कहना चाहते हैं, जो गुरिल्ला युक्त ये सीमा की सुरक्षा प्रणाली थी, ये बड़ी सटीक सुरक्षा प्रणाली थी। इसे देश में आतंकवाद और तस्करी और जो अवैध लोगों की यहाँ पर आवाजाही होती है, उनको रोकने में बड़ी मदद गुरिल्ला की सुरक्षा प्रणाली से मिल सकती है। और केंद्र सरकार को इस प्रणाली को जीवित करना चाहिए और गुरिल्लों को उसमें रोजगार देना चाहिए। इसी प्रकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन भेजा है, जो गत वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए घोषणाएं की, हमारे लिए शासनादेश जारी किए, जो विभिन्न सरकारों ने, उनका क्रियान्वयन राज्य सरकार नहीं करा पाई है। तो उनका क्रियान्वयन अगर हो जाता तो हमारे बहुत सारे गुरिल्ला साथी समायोजित हो सकते थे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम 16-17 सालों से लगातार लड़के आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, और यह पूरे देश का मामला है, ना कि एक जिला उत्तरकाशी का मामला है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरे देश का मामला हमारे इस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि वो इतना आपको सारे गुरिल्ला लोग सपोर्ट करते हैं और आगे के चुनाव में भी करेंगे और आज तक भी किया। हमारी लड़ाई 2006 से चल रही है, जिसके लिए मैं अनुरोध करता हूं कि वो अति शीघ्र हमारी मांगों को पूरा कर दें, जो कि आपको जीवन भर जब तक आप रहेंगे पद पर, तब तक आपको सपोर्ट करते रहेंगे। लिहाजा अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सुनील थपलियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तरकाशी से, हमारे संवाददाता। सुनील, 3 सूत्रीय मांगे यहाँ पर गुरिल्ला संगठन की ओर से रखी गई हैं और कहा गया है कि अगर इन मांगों को नहीं मांगा गया तो उग्र प्रदर्शन ये लोग करेंगे। कहीं ना कहीं जो है ये गुरिल्ला संगठन जो है ये एसएसबी द्वारा ट्रेनिंग है ये लोग, और क्योंकि खास तौर पे जो सीमावर्ती जो 12 राज्य हैं वहां पर ये गुरिल्ला संगठन है। और क्योंकि 3 सूत्रीय इनकी मांग थी कि मणिपुर राज्य में जिस तरह से गुरिल्ला संगठन से जुड़े हुए जो लोग थे, इनको नौकरी पे रखा गया, उनसे वहां सेवाएं ली जा रही है, उसी तर्ज पे जो है उत्तराखंड में भी और अन्य जो सीमावर्ती जो राज्य है वहां पर जो गुरिल्ला लोग हैं उनको जो है वहाँ नौकरी मिले, और जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको पेंशन मिले, और जो मृतक हो चुके हैं उनके परिजनों को जो है इसका लाभ मिले। तो ये 3 मांगे लंबे समय से लोग करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड और केंद्र सरकार ने इनको जो है शासनादेश भी जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है वो धरातल पर नहीं उतर पाया, जिससे वो आक्रोशित हैं और अब दोबारा जो है संगठित होकर के जो है आंदोलन की राह पे आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो 4 धाम यात्रा है उसको बाधित करने की ये चेतावनी दे चुके हैं, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको भी प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। जी ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा में पहुंचने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि पिछले साल की यात्रा में जो अव्यवस्था देखने को मिली थी उसको दुरुस्त किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि इस साल होने वाली यात्रा में सरकार की प्राथमिकता है कि आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाओं के साथ दर्शन कराए जाए। याद में मेरी आई है, मैं इसमें जानकारी प्राप्त करूंगा क्या स्थिति है, परंतु निश्चित रूप में मास्टर प्लान माननीय प्रधानमंत्री जी का प्लान है, तो उसको तेज गति से करना है। और आपको पता है यही समय होता है काम करने का, बाकी शीतकाल में तो काम हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप में उन्होंने जो कुछ किया होगा, पर जो भी आई है बात सामने उस पर हम विचार करेंगे। और जो SOPs हैं वो डायरेक्शन माननी चाहिए, और आप नकाब का जो है मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, और जो भी उसके हिदायत हैं उनको अनुपालन करना बहुत जरूरी है। उधर हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने ये बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रास्तों को ठीक किया जा रहा है। इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा आज
मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा 20 मई को प्रारंभ कर दी जाएगी। यात्रा के रास्ते में पड़ी हुई बर्फ को हटाने का कार्य भारतीय सेना द्वारा 20 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस साल गणतंत्र दिवस पर पहला स्थान पाने वाली उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को पूरे प्रदेश के लोग अपने क्षेत्रों में देख पाएंगे। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को पूरे प्रदेश के लिए रवाना किया है। सीएम धामी ने कहा है कि 18 मई तक पूरे प्रदेश में ये झांकी घूमेगी और सीएम धामी ने यह भी कहा है कि लोग इस बात को जान सकेंगे कि कर्तव्य पथ पर हमारी किस झांकी में प्रथम स्थान हमें मिला है। हमारी बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ पर पूरे देश के 27 राज्यों ने अपना प्रदर्शन किया और अपने अपने प्रदेशों की झांकियां वहाँ पर लगाई और ये ऐतिहासिक परेड थी, कर्तव्य पथ थी। राजपथ से कर्तव्य पथ इस बार उसका नाम हुआ और उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी, जिसमें हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ के हमारे प्रमुख धाम, जागेश्वर धाम से लेकर जिम कार्बेट, यहाँ का ऐपण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पक्षी, सभी का प्रदर्शन, योग, अध्यात्म की भूमि का जो प्रदर्शन है उसको भारतवर्ष की सभी झांकियों में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तराखंड के सभी आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे नौनिहाल इससे परिचित हो, इसलिए इस झांकी को 5 अप्रैल से लेकर 18 मई तक संपूर्ण प्रदेश के अंदर ले जाया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com। सहारा अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा। बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा? हाँ। चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर बीजेपी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। इस बार स्थापना दिवस की थीम सामाजिक न्याय पखवाड़ा रखी गई है। पूरे देश की तरह उत्तराखंड में पार्टी कई कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में पार्टी का झंडा फहराएंगे और इसके अलावा महेंद्र भट्ट प्रदेश कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराएंगे। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता वर्चुअल ढंग से पीएम मोदी का उद्बोधन सुनेंगे। पूरे देश में पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है और यह स्थापना दिवस सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड राज्य में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा इसमें विभिन्न कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है और प्रत्येक जनपद में जो हमारे संगठनात्मक जनपद भी हैं, प्रशासनिक जिले भी हैं, इनमें मुख्य वक्ता उनको भेज दिया गया है
पार्टी के स्थापना दिवस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश भर के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वर्चुअल के माध्यम से संबोधित करेंगे और पार्टी एक सप्ताह तक विभिन्न सामाजिक और स्वच्छता के, सेवा और समर्पण के कार्यक्रमों को चलाने का काम करेगी। प्रत्येक कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस के जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा है, इसमें अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाने का काम करेंगे और ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को झंडा वितरण करने का भी पार्टी काम करेगी।